हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की पहली क्लास है। ठीक है। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट और गेन और फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो उसमें से हम सैलरी वाला चैप्टर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम स्टार्ट होएगा। देन उसके बाद बाकी नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम पे चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है देखते हैं। ओके। ओके सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 22। देखिए, हर हेड के अंदर उसका बेसिक चार्जिंग सेक्शन होता है कि किस बेसिस पे इस हेड में टैक्सेबल होएगा। वो क्या बताता है कि कौन सी कंडीशंस हैं या कौन किस टाइप की इनकम है जो कि इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। सैलरी के अंदर भी था चार्जिंग सेक्शन, सेम आपका इसके अंदर है, फिर पीवीपीपी के अंदर भी मिलेगा, कैपिटल गेन के अंदर भी मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी मिलेगा। ये हमें बताता है कि अगर इस टाइप की इनकम है तो वो इसके अंदर आएगी। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। Income from house property shall be taxable under this head if following condition are satisfied। नीचे दी गई हुई कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो वो इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। पहली कंडीशन क्या है? द हाउस प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपार्टमेंट देयर टू। हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी बिल्डिंग होनी चाहिए या फिर लैंड अपार्टमेंट टू देयर ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब सर? Building include not only residential building but also factory building, offices, shop, godown और other commercial premises। बिल्डिंग में हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेसिडेंशियल ही कवर होएगा। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी हम रेंट पे दे रहे हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। अगर हम कोई शॉप रेंट पे दे रहे हैं वो भी इसमें कवर हो जाएगा। कोई ऑफिस रेंट पे दे रहे हैं वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है। कोई गोडाउन रेंट पे दे रहे हैं वो भी कवर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं तो वही वही कवर हो। अगर हम कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी रेंट पे देते हैं तो वो भी इसके अंदर कवर हो सकता है। ठीक है, अभी तो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं। उसके बाद लैंड अपार्टमेंट का क्या मतलब है सर? इसका मतलब होता है कनेक्टेड। कनेक्टेड। ठीक है, विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन गैराज। देखिए, कोई घर है मान लीजिए, ये मान लीजिए घर है। बड़ा छोटा घर है सर। ठीक है, ये घर है, इसको रेंट पे लिया। अब इसके साथ साथ इसके आसपास की जो लैंड है जो इस घर से कनेक्टेड है, उसमें फूल वगैरह वो निकाल रखे हैं। इधर पार्किंग स्पेस है गाड़ी खड़ी करने के लिए। ठीक है, बाकी गार्डन है। तो ये क्या है? लैंड कनेक्टेड टू दैट बिल्डिंग, इसको बोलते हैं लैंड अपार्टमेंट। जैसे गराज हो गया, गार्डन हो गया, तो ये भी हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में कवर हो जाएगी। कंडीशन क्या है कि बिल्डिंग होनी चाहिए, कनेक्टेड टू बिल्डिंग होनी चाहिए। अगर सिर्फ वैकेंट लैंड है तो वो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगी। ठीक है, अगर हम वैकेंट लैंड को रेंट पे देते हैं तो वो इसमें कवर नहीं होगी। ठीक है। ठीक है सर। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल भी है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, लेटिंग आउट का मतलब रेंट पे, ऑफ वैकेंट लैंड, वैकेंट मतलब खाली। वैकेंट लैंड को हमने रेंट आउट किया है तो उसकी इनकम कहाँ जाएगी सर? इसके अंदर तो आएगी नहीं, तो वो जाएगी हमारी पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या फिर इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, जैसा भी केस होगा वो केस को देख के पता चलेगा कि पीजीबीपी में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा, बट इसके अंदर नहीं आएगा। तो अगर हम वैकेंट लैंड को क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लैंड अपार्टमेंट टू नहीं है, वो बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है वो लैंड। ठीक है, ओके सर। सेकंड कंडीशन है, द असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। जो असेसी है वो ऑनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो पहली कंडीशन है हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो असेसी है वो ऑनर होना चाहिए। असेसी है वो ऑनर होना चाहिए। अगर ऑनर नहीं है तो फिर इस हेड के अंदर वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है सर, चलिए। जैसे कि एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। मिस्टर ए हैं, ठीक है, इन्होंने एक घर रेंट पे दिया मिस्टर बी को। ठीक है, 10,000 पर मंथ पे। बड़ा सस्ता घर है सर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये घर रेंट पे दिया, और ये क्या करते हैं, इसको पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस जो घर में मान लीजिए 2 फ्लोर है, 2 फ्लोर है। मिस्टर बी सिर्फ मिस्टर बी सिर्फ नीचे वाला ही यूज़ कर रहे हैं। अभी ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वो यूज़ अभी नहीं कर पा रहे। तो मिस्टर बी ने क्या किया कि ऊपर वाला फ्लोर मिस्टर सी को रेंट पे दे दिया, और उससे 5,000 लेने लगे। क्या समझ में आया? मिस्टर ए ने 2 फ्लोर थे, उसमें मिस्टर बी को दिए। मिस्टर बी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर यूज़ कर रहे हैं, ऊपर वाला अभी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो वो मिस्टर सी को दे दिया, मिस्टर बी ने 5,000 पे। ठीक है, तो ये जो 10,000 मिल रहा है मिस्टर ए को, मिस्टर ए ओनर है, हाँ सर ओनर ही है। तो ये जो इनकम है जो इसने रेंट पे दे रखा है बी को, बी से जो रेंट आ रहा है 10,000 रुपये का, ये कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। 10,000 रुपये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा मिस्टर ए के हैंड में। अब मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी ने भी आगे इसको रेंट पे दे रखा है मिस्टर सी को। क्या ये ऑनर है? ऑनर है? नहीं सर, ऑनर नहीं है। 5,000 लेकिन इनकम तो है इसकी, हाँ सर इनकम तो है। तो ये चला जाएगा आपका पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑनर नहीं है, मिस्टर बी के पास ऑनरशिप राइट नहीं है, इसीलिए ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा, जो 5,000 मिस्टर सी से रिसीव कर रही है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। ऑनर इज द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन हिज ऑन राइट। ठीक है, ऑनर कौन है? जो जिसको जो एंटाइटल्ड है, जिसके पास राइट है इनकम रिसीव करने का। ठीक है, ओके सर। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट वारंटेड। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, इसका क्या मतलब है? सेल डीड बन गई, मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं मान लीजिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट कंप्लीट हो गई है, एग्रीमेंट कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। और जो बिल्डिंग है मिस्टर बी ने पोजीशन भी ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है बस रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो हमें ऐसे केसेस में क्या देखना है? अकाउंट्स में एक वो आता है आपका सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। हमें ट्रांजेक्शन के पीछे जाकर देखना है एक्चुअल में ऑनर कौन है। यहाँ पे अभी ही रजिस्ट्री में तो नाम इसी का आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में मिस्टर बी ऑनर बन चुका है। ठीक है,
तो ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्री के बेसिस पे ही देखना है, आपको देखना है कि ट्रांजेक्शन के पीछे देखना है कि एक्चुअल ऑनर कौन है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल ऑनर कौन बन जाएगा, मिस्टर बी। पोजीशन ले लिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हुई, मतलब भी नहीं है सर, ये बोल भी रहा है। ऑनरशिप इंक्लूड बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट। ऑनरशिप में फ्री होल्ड और लीज होल्ड दोनों राइट इंक्लूड होते हैं। फ्री होल्ड क्या होता है, जिसमें सर ऑनरशिप हमारी है। लीज होल्ड मतलब लीज होल्ड में जो प्रॉपर्टी है कुछ पीरियड के लिए मिलती है, जैसे 99 ईयर्स की लीज पे मिलती है। फ्री होल्ड में क्या है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आपके पास ऑनरशिप है। लीज होल्ड में आपको अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है किसी को तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। फ्री होल्ड में ऐसा नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, जिसको सोल्ड करना है जब करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। ऑनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। ऑनरशिप में डीम्ड ओनरशिप भी इंक्लूड होती है, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ लैंड अपॉन विच इट स्टैंड। इसका क्या मतलब है सर, आज के टाइम पे फ्लैट का जमाना चल रहा है, घर को छोड़ के लोग फ्लैट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो फ्लैट्स में क्या होता है, ये फ्लैट्स बन गए सर, 7-7 मंजिल, 10-10 मंजिल, 20-20 मंजिल के फ्लैट्स हैं। अब मान लीजिए 7th फ्लोर का रेंट पे दिया, 7th फ्लोर वाला फ्लैट रेंट पे दिया, तो जो फ्लैट का ऑनर है, क्या वो लैंड का भी ऑनर है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है? आंसर इज नो। तो जरूरी नहीं है कि जो बिल्डिंग का ऑनर है लैंड का भी ऑनर हो। फ्लैट को रेंट पे दिया, ठीक है, अब फ्लैट जिस लैंड पे खड़ा है, जरूरी नहीं है कि फ्लैट का ऑनर उस लैंड का भी ऑनर हो, जरूरी तो नहीं है, लेकिन फ्लैट का ऑनर है तो भी काम चलेगा अपना। ठीक है, ओके सर। द असेसी मस्ट बी ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इट इज नॉट मटेरियल वेदर ही इज ऑनर इन द असेसमेंट ईयर और नॉट। प्रीवियस ईयर की इनकम, जिस ईयर की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से जिस ईयर की इनकम आ रही है उस ईयर में ऑनर होना चाहिए असेसी। उसके बाद ऑनर है नहीं है मतलब नहीं है हमें, जिस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है उस ईयर में वो ऑनर होना चाहिए, तभी इस हेड में टैक्सेबल होगा। बाद में ऑनर नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल की इनकम है उस साल में ऑनर होना चाहिए। ठीक है, बाद में प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी तो भी हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके सर। इफ टाइटल ऑफ ऑनरशिप of a property is under dispute in a court of law, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under section 22 will be of the income tax department till the court give its decision to the suit filed in respect of such property। अगर मान लीजिए झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके, पता ही नहीं चल पा रहा है कि ऑनर कौन है, लड़े जा रहे हैं दोनों पार्टी जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं ऑनर हूँ मैं ऑनर हूँ। अब इनकम टैक्स इसमें क्या करेगा, केस तो पेंडिंग है कोर्ट में, तो ऐसे में लॉ बोलता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिसको बोलेगा कि भाई तुम ऑनर हो, तुम्हारी इनकम मान के हम टैक्स कर देंगे, तो करना पड़ेगा ऐसे। बाद में जब कोर्ट का जो फैसला आएगा, अगर वो ऑनर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो उसको सारा पैसा रिफंड कर देंगे जो भी टैक्स दिया उसने, और जो न्यू, जो जिसको कोर्ट बोलेगा कि ये ऑनर है तो उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। तो जब तक कोई डिस्प्यूट चल रहा है ओनरशिप को लेके कोर्ट में, उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स जिसको मानेगा ऑनर वो ही डीम्ड ऑनर बनेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द टैक्स पेयर। जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है तो उसकी इनकम उसके अंदर। द इनकम अर्न बाई assessee engaged in a business of letting out of a property on a rent would be taxable as a business income। अगर किसी का बिजनेस ही है, वो क्या करता है
हाउस प्रॉपर्टी बनाता है और रेंट पे देता है, हाउस प्रॉपर्टी बनाता है फिर रेंट पे देता है, उसका बिजनेस ही है। तो इस टाइप की अगर इनकम है तो वो बिजनेस इनकम के अंदर जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सर। Annual value of house property will be charged under the head income from house property, where it is held by a assessee as a stock in trade of a business also. अगर किसी असेसी ने हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड भी ले रखा है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी, अभी हम सीखेंगे एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो टैक्सेबल होगी हमारी अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है? तो असेसी ने अगर हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड भी रखा हुआ है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है? ठीक है सर। हाउएवर the annual value of property being held in a stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from end of financial year in which certificate of completion of construction of property is obtained from a competent authority if such property is not let out during such period। ये क्या है सर? देखिए, एक बिल्डर है, मान लीजिए बिल्डर क्या करता है सर, फ्लैट बनाता है। प्रीवियस ईयर 2021 में एक कंस्ट्रक्शन करी थी इसने, एक फ्लैट बना बिल्डिंग बनाई थी। ठीक है? उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला। कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है सर? एक अथॉरिटी होती है, वो बताती है कि हाँ आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गया, मतलब सर्टिफिकेट दे देती है कि हाँ जॉब डन। तो जिस ईयर में मिलेगा, मान लीजिए 2021 में मिला, ठीक है, वो जब खत्म हो रहा है उसके एंड से 2 साल, 2 साल मतलब इसमें कौन कौन से ईयर कवर हो जाएंगे? प्रीवियस ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है? 2 साल उसकी जो वैल्यू होगी, एनुअल वैल्यू हम नील लेके चलेंगे, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दैट पीरियड वो लेट आउट नहीं हुई हो, उसको रेंट पे नहीं दिया हो। ठीक है? ठीक है सर। तो इसमें यही बोला गया है कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है हमें, उसके एंड, उस साल के एंड से 2 साल तक उसकी वैल्यू हम नील लेके चलेंगे, एनुअल वैल्यू, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग दैट पीरियड उसको हमने लेट आउट नहीं किया हो। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जो हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड दिखाता है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है जिसने। ठीक है? ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका कंपोजिट रेंट का। क्या होता है सर कंपोजिट रेंट? नॉर्मल रेंट तो समझ में आता है सर, जो हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में रेंट मिल रहा है वो मिल रहा है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ अदर सर्विसेज भी दी जाती है, इसको अदर सर्विसेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। क्या? जैसे कि फर्नीचर भी चाहिए, फर्निश्ड हाउस चाहिए, फर्नीचर चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, टीवी, एसी, फ्रिज, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है? मतलब पूरा फर्निश्ड होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, प्लस लिफ्ट होनी चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है? तो क्या यहाँ पे जो ऑनर है, जो असेसी है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहा है? नहीं सर, अदर सर्विसेज भी है इसमें इंक्लूड। जो उसको रेंट मिलेगा वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का ही होगा? नहीं सर, अदर सर्विसेज का भी इंक्लूड होगा उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन। तो बस कंपोजिट रेंट इसी को ही बोलते हैं जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी अदर सर्विसेज का रेंट इंक्लूड है, उसमें अदर सर्विसेज का रेंट भी इंक्लूड है। ठीक है? ठीक है सर।
मीनिंग ऑफ कंपोजिट रेंट, द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में सम टाइम रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज, बिल्डिंग का तो रेंट मिल ही रहा है उसको, एज वेल एज अदर एसेट लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वो प्लांट की बात नहीं कर रहा है जो फैक्ट्री में होता है, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है जैसे कि आरओ हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये सब प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, ठीक है सर। कई आपके किराएदार होते हैं, आगे बोलते हैं मुझे ये सब चाहिए, अदरवाइज जाके ब्रोकर को बोलते हैं कि मुझे फर्निश चाहिए, मुझे सामान नहीं खरीदना, बस जाके रहना है। ठीक है, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो ले ही रहा है, उसमें फर्नीचर का भी रेंट मिलता है। प्लस आजकल कोई भी देखने जाता है तो कार पार्किंग देखता है, लिफ्ट देखता है कि नहीं है, पावर बैकअप है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के अलावा अदर सर्विसेज के लिए भी रेंट मिल रहा है, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ बिल्डिंग, लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप। द अमाउंट्स आर रिसीव्ड इन नॉन एज अ कंपोजिट रेंट। तो इन सब को का इकट्ठा जब रेंट मिल रहा है उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट का क्या ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स में? कंपोजिट रेंट का ये ट्रीटमेंट है कि जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा। बाकी अदर सर्विसेज की जो इनकम है, जो रेंट है, वो सब जाएगा या तो पीजीबीपी के अंदर, पीजीबीपी के अंदर, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है, वेयर कंपोजिट रेंट include rent from a building and charges for different services, lift, security, etc. The composite rent has to be split up in the following manner. The sum attributable to use of property is to be assessed under the head अंडर सेक्शन 22 एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और जो बाकी सर्विसेज के लिए जैसे लिफ्ट है, पावर बैकअप है, फर्नीचर का रेंट है, ये सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा या फिर पीजीबीपी के अंदर चला जाएगा। द सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज द सर्विसेज इज टू बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन और ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो कंपोजिट रेंट में क्या करेंगे? कंपोजिट रेंट हमें अदर सर्विसेज प्लस हाउस प्रॉपर्टी दोनों के लिए मिल रहा है तो अलग अलग करेंगे। जितना प्रॉपर्टी का हिस्सा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितना रेंट है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और बाकी अदर से रिलेटेड जितना रेंट है वो या तो पीजीबीपी में जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें देखना है कि स्प्लिट कैसे करेंगे, दोनों को अलग कैसे करेंगे। इफ लेट आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट आर इनसेपरेबल, जो हम लेट आउट कर रहे हैं बिल्डिंग और फर्नीचर वो इनसेपरेबल है, या फिर अदर सर्विसेज इनसेपरेबल है। मतलब सर सामने वाला पार्टी मना कर देता है कि नहीं मुझे दोनों साथ में चाहिए, वरना मुझे नहीं चाहिए, घर रेंट पे नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा केस है जहाँ पे सामने वाला पार्टी बोलता है कि मुझे दोनों दो या फिर मैं एक भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो अगर इस टाइप का केसेस है तो सारा का सारा रेंट हमारा पीजीबीपी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जहाँ पे सामने वाला पार्टी तैयार ही नहीं हो रहा कि नहीं मुझे दोनों आप दोगे तभी मानूंगा, अदरवाइज नहीं मानूंगा। When composite rent is received from letting out of building and other asset like furniture, and the two letting are not separable, the other party does not accept letting out of building without the other asset। वो बोलता है कि मुझे हाउस प्रॉपर्टी बिना फर्नीचर के चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, फिर वो कहीं और चला जाएगा। अगर इस टाइप का केस है जहाँ पे उसको दोनों ही चाहिए, दोनों ही चाहिए, इनसेपरेबल है, तो इस टाइप का जो भी रेंट आएगा वो हमारा बिजनेस इनकम बन जाएगी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ सम रिसीवेबल फॉर
टू लेटिंग इज फिक्स सेपरेटली, दोनों को अलग अलग भी सेट कर रखा है कि फर्नीचर का इतना है और हाउस प्रॉपर्टी का इतना है, तब भी वो आपका बिजनेस इनकम या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाएगा, अगर वो इनसेपरेबल है, सामने वाला पार्टी नहीं मान रहा है एक के लिए, दोनों ही चाहिए उसको। ठीक है, ठीक है सर। इफ लेट आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल, अगर सेपरेबल है, अगर सामने वाला पार्टी मान जाता है, उसको बोल दे कि हम फर्नीचर नहीं देंगे, तो मान जाता है कोई बात नहीं हाउस प्रॉपर्टी तो, अगर इस टाइप का है वो मान जाता है, दोनों में से एक भी है तो भी मान जाता है, तो उस केस में जो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, जो बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा, और जो रेंट आ रहा है अदर एसेट से, जैसे फर्नीचर हो गया, अदर सर्विसेज से जो रेंट आ रहा है, वो हमारा बिजनेस इनकम में चला जाएगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा, जैसा भी केस होगा। ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ कंपोजिट रेंट इज रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज टेनेंट फॉर टू लेटिंग, अगर दोनों के लिए सिंगल रेंट देता है वो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड यहाँ पे सेपरेबल हो, सामने वाला पार्टी मान जाता है, अगर हम उसको एक भी प्रोवाइड करेंगे तो भी मान जाएगा, तो इस टाइप का अगर केस है तो जितना प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, अदर एसेट से रिलेटेड जितना है वो पीजीबीपी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, अब देखिए इसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आगे क्या क्या पढ़ना है हमें। पार्टिकुलर अमाउंट रुपीस, सबसे पहले निकालेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम जीएवी। क्या निकालेंगे सबसे पहले हम? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। उसमें से माइनस कर देंगे हम म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स दिया वो हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा निकल के आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एनएवी। ठीक है, ठीक है सर। फिर एनएवी से माइनस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे कि हमने सैलरी में देखा था 50,000 की डिडक्शन मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेम यहाँ पे मिलता है। ये क्या होता है? 30% ऑफ एनएवी, जो भी ये वैल्यू आएगी उसका 30%। फिर सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई लोन लिया है अगर उसका कोई इंटरेस्ट है तो उसकी भी डिडक्शन मिलती है। ये सब माइनस करने के बाद हमारा फाइनल जो बैलेंस बचेगा वो आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड, जो पे किया हुआ है, एक्चुअल में पे किया है, उसको माइनस करेंगे, अगर पे नहीं किया है तो माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, पेबल है लेकिन हमने पे नहीं किया है, तो जिस ईयर में पे करेंगे उस ईयर में क्लेम करेंगे।
पे नहीं किया तो हम उसका डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। फिर नेट एनुअल वैल्यू, उसमें से फिर दो डिडक्शन आती है 24 की। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, एनएवी का 30% निकाल देंगे। मान लीजिए 100 आ रहा है, सो 100 का 30% 30 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने कोई लोन ले रखा है हाउस प्रॉपर्टी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कोई लोन लिया था उसको बनाने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, खरीदने के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो लेस हो जाएगा यहाँ पे। उसको लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब चलिए हम देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, होता क्या सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब है वो प्रॉपर्टी हमें कितना इनकम दे सकती है, उसकी वैल्यू क्या है, एक ईयर में कितनी वैल्यू वो हमें दे सकती है। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे आसान चैप्टर है ये, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसा कि आपको पता है कोई भी इनकम है दो टाइप की हो सकती है, या तो एक्टिव या पैसिव। एक्टिव इनकम कौन सी होती है? जिसमें आप एक्टिवली लगे हुए हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो पैसिव इनकम है। आपने घर बना दिया, उसको रेंट पे दे दिया, अब आराम से घर पे हो, सो रहे हो, रेंट आता जा रहा है हर महीने, मतलब ये पैसिव इनकम है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है एडिशनली। ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब देखते हैं इसकी इनकम कैसे निकालते हैं, इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते देखते हैं। स्टेप टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू बट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट। क्या मतलब हुआ सर? पता नहीं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, पढ़ते हैं। हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है सर? पता नहीं सर। देखिए इसमें हमें चार चीजें दे रखी होगी। पहला फेयर रेंट, फेयर रेंट मतलब क्या हो गया? उस लोकेशन में जहाँ पे वो हाउस प्रॉपर्टी है वैसी ही हाउस प्रॉपर्टी कितना रेंट देती हमें, कितना रेंट देती, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट, मान लीजिए मैं किसी लोकेलिटी में घर देखने गया, तो देखूंगा कि वहाँ पे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, रेंट क्या चल रहा है वहाँ पे, 2 BHK का क्या रेंट चल रहा है, 3 BHK का क्या रेंट चल रहा है। तो जो भी मार्केट वैल्यू होगी 2 BHK की उस लोकेलिटी में, सिमिलर लोकेलिटी में, ठीक है, वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम? फेयर रेंट। ठीक है, फेयर रेंट मीन्स रेंट विच सिमिलर प्रॉपर्टी, जैसे 2 BHK देख रहा हूँ तो 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पे है तो फर्स्ट फ्लोर पे वो भी है, इन अ सेम लोकेलिटी, उसी लोकेलिटी में कितना रेंट दे पाएगी उसको बोलते हैं हम फेयर रेंट। ठीक है, पहली चीज फेयर रेंट दे रखी होगी। उसके बाद दे रखा होगा हमें म्युनिसिपल वैल्यू। ये क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू वो होता है जिसपे हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं। तो उन्होंने क्या वैल्यू ले रखी है टैक्स के लिए, उसको बोलेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा एक स्टैंडर्ड रेंट। ये क्या होता है सर? एक रेंट कंट्रोल एक्ट करके एक्ट बना हुआ है, रेंट कंट्रोल करके एक्ट बना हुआ है, जिसमें बोला गया है कि मैक्सिमम रेंट आप इतना रख सकते हो, उससे ज़्यादा रेंट नहीं रख सकते। अगर ये ना हो तो किराएदार से आप कितना भी रेंट ले लो। तो किराएदारों से अननेसेसरी उनको परेशान ना किया जाए। जो इत, जितना बनता है रेंट उससे ज़्यादा उनसे लिया ना जाए, तो एक कैप लगा दिया कि आप मैक्सिमम इतना रेंट ले सकते हो, ये स्टैंडर्ड बना दिया, इससे ऊपर आप रेंट नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्टैंडर्ड रेंट। और फोर्थ है हमारा एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट क्या हो गया?
जो एक्चुअल में हमें मिलेगा, मिल रहा है या फिर मिलेगा। ठीक है, तो ये चार चीजें होंगी, हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ओके, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। चलिए, फेयर रेंट म्युनिसिपल वैल्यू फिर स्टैंडर्ड रेंट एक्चुअल रेंट। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में दोनों में से हायर कौन सा है, दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। मान लेते हैं दोनों में से ज़्यादा आया ये ए, जो भी आया उसको हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, उसको हमने ए नाम दे दिया। अब हम ए को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। दोनों में से जो भी लोअर होगा, कहने का मतलब जो ये ए आया वो स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों में जो भी लोअर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, मान लीजिए बी बन जाएगा। मान लीजिए बी आ गया, ए भी बड़ा हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट भी, ए भी छोटा हो सकता है, स्टैंडर्ड रेंट भी छोटा हो सकता है। दोनों में जो भी लोअर हुआ वो हमारा बी बन गया। फिर कंपेयर करेंगे बी और एक्चुअल रेंट को। जो भी हायर होगा वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, फेयर रेंट को कंपेयर किया म्युनिसिपल वैल्यू से। जो भी आया, जो भी आया उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जो भी आया उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और उन दोनों में से जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर होगा उसको हम कंपेयर करेंगे फिर एक्चुअल रेंट के साथ। उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, और जो भी हायर होगा वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। आप ऐसे समझ में नहीं आएगा सर, क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन से बताते हैं आपको, चलिए क्वेश्चन से करते हैं। चलिए इनके सामने फिगर रख देते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, है ना। मान लीजिए ये 10 है आपका, ये 15 है, ये 12 है, ये 20 है। ठीक है, 10 15 12 20। ठीक है, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, 15। क्या निकल के आएगी सर, 15। 15 ही, 15 को कंपेयर करेंगे हम 12 के साथ। दोनों में से जो भी लोअर होगा, कौन सा लोअर है सर, 12। ठीक है, 12 और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी हायर हो, कौन सा हायर है सर, 20 एक्चुअल रेंट। तो ये हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल, सॉरी फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। दोनों में जो भी हायर होगा, जो भी हायर होगा उसको कंपेयर करेंगे फिर हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट और जो वैल्यू निकल के आई म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी ज़्यादा है वो वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों में से जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर होगा उसको फिर हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, और जो भी उन दोनों में से ज़्यादा होगा वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे फेयर रेंट कितना है, 10 रुपये है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 15 रुपये है, बट वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट लगा हुआ है, रेंट कंट्रोल ने बोल रखा है कि 12 रुपये से ज़्यादा आप रेंट नहीं ले सकते। तो दोनों में जो भी हायर होगा, 15 को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 12 तक, लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल रेंट 20 मिल रहा है। तो
तो स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। जो ये तीनों हम कैलकुलेट करते हैं इसको बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्यों? एक्चुअल तो है नहीं है, इतना प्रॉपर्टी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें इतना फैच कर देगी, इतना दे देगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इन तीनों का जो भी कंपैरिजन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को हम फिर एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व कीजिए, फिर साथ में एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। चलिए, जयश्री ऑन्स 5 हाउसेज इन इंडिया ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। जयश्री के पास 5 हाउसेज हैं इन इंडिया, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, सारे के सारे रेंट पे दे रखे उसने। कंप्यूट द जीएवी ऑफ ईच हाउस फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हर किसी का जीएवी कैलकुलेट कीजिए। आंसर भी दे रखा है बट आपको कंपेयर करना है। पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों में हायर देखना है आपको। ठीक है, जो भी हायर आएगा, जो भी हायर आएगा उसको कंपेयर करना है इसके साथ लोअर। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ हायर। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। हाँ जी, सॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए, इसको थोड़ा और साइड में कर लेते हैं और जगह मिल जाएगी अपने को। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सॉल्व करते हैं। टू सॉल्यूशन। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, हाउस 1, 2, ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकंड इसको छोटा कर देते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5। ठीक है, ठीक है सर। अब इनको शॉर्ट में लिखेंगे हम। म्यूनसिपल वैल्यू है MV। ठीक है, फेयर रेंट है, इसको FR लिखेंगे शॉर्ट में। 80, 55, 65, 24, 80। म्यूनसिपल वैल्यू इतनी है सबकी। FR कितनी है, फेयर रेंट कितना है सर? 90,000, 60,000, 65,000, 25,000 और 75,000। तो पहले हमें किसको कंपेयर करना है सर? ये हो गया हमारा थर्ड, हायर ऑफ 1 एंड 2। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, कौन सा हायर है सर? ये हो गया 90, यहाँ पे 60, और ये दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, दोनों बराबर ही है, 65। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 80। दोनों में से जो भी हायर है वो यहाँ पे लिख दिया और इसका नंबरिंग डाल दिया 3। उसके बाद फोर्थ हो गया SR। SR मतलब स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मतलब जो हमारा वैल्यू निकल के आया, म्यूनसिपल वैल्यू
और फेयर रेंट में से जो भी हायर है वो वो हमारा स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेंट क्या करता है, हमारा कैप लगा देता है कि इससे ज़्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते। तो स्टैंडर्ड रेंट कितना है, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नहीं लग रहा है, पहले घर पे स्टैंडर्ड रेंट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 75,000 है, यहाँ पे 58,000 है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, और यहाँ पे 78,000 है। फिर फिफ्थ, लोअर ऑफ 3 and 4, मतलब ये और ये जो वैल्यू निकल के आई थी इन दोनों में से, वो और एस आर स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो भी लोअर है, यहाँ पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है, पहले हाउस पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा 90 का 90 आ जाएगा जो है। 60 और 75 में से कौन सा लोअर है सर, 60, तो ये आ जाएगा। 65 और 58 में से कौन सा लोअर है सर, 58, ये आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे 80 और 78 में से कौन सा लोअर है सर, 78, तो 78 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं अब। फिर एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है, एक्चुअल रेंट तो नोट ही नहीं किया, हाँ। एक्चुअल रेंट को हम लिखेंगे ए आर से, ये हो गया 72,000, ये हो गया 72,000, ये हो गया 60,000, ये हो गया 30,000, और ये हो गया 72,000। ठीक है, ठीक है सर। अब आ गया हमारा 7 सीरियल नंबर, हायर ऑफ ये और ये, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, इन दोनों में से हायर कौन है सर, ये हो गया 90, 90,000 और 72 में से बत ये 90,000 ज़्यादा है, 60 और 72 में से ज़्यादा कौन है सर, 72, इसमें कौन है सर 60,000, इसमें सर 30,000, और इसमें 78,000। ठीक है, तो हमारा जीएवी क्या निकल के आया, 90, 72, 60, 30 और 78। देखिए इतना ही आंसर आ रहा है हमारा। अच्छा, 90, 72, 60, 30 और 78, हाँ सर इतना ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। क्या किया हमने सबसे पहले, इसमें म्यूनसिपल वैल्यू को फेयर रेंट के साथ कंपेयर किया, जो भी हायर हुआ उसको फिर कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो भी वैल्यू निकल के आई स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो भी लोअर है वो जो भी वैल्यू आई उसको हम फिर चेक करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। ठीक है, जो भी हायर होगा उन दोनों में से वो हमारा जीएवी बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए।
अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम केसेस डिस्कस करेंगे। जितने टाइप के केसेस हैं सारे केसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है पूरे साल के लिए अगर लेट आउट है, रेंटेड है, तो क्या होगा। अगर पार्ट ऑफ द ईयर रेंटेड है, फिर बीच में 2 महीने खाली रहा, फिर क्या होगा। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, हमने उसमें आधे घर में हमने बिजनेस खोल रखा है, आधे को रेंट पे दे रखा है, फिर क्या होगा। आधे में हम रह रहे हैं, आधे आधा हमने उसको दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, पूरे में हम रह रहे हैं। तो जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो सारे केसेस एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे उन केसेस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। सबसे पहला केस, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे साल रेंट पे लगा रखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे साल 12 के 12 महीने रेंट पे था, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया वैसे ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले फेयर रेंट को म्यूनसिपल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा उसको फिर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर आएगा उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी हायर होगा वो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी हमने किया वैसे ही कैलकुलेट करना है, अगर पूरे साल रेंट पे रहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। सेकंड केस है, वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? पूरे साल में से कुछ पोर्शन के लिए, कुछ टाइम के लिए वो घर खाली था, कुछ टाइम के लिए वो घर खाली था। अब मान लीजिए कभी भी किराएदार शिफ्ट कर रहा है, जब भी चेंज हो रहा है, किराएदार चेंज हो रहा है, तो थोड़ा बहुत बीच में गैप आ ही जाता है। पहला जो किराएदार था, मान लीजिए 1 जनवरी को खाली करके चला गया, अब मुझे दूसरा किराएदार 1 जनवरी को ही तो आके घर में नहीं रहने लगेगा। उसको ढूंढने में 10 15 20 दिन 1 महीना का टाइम लग जाएगा, दूसरा जब तक किराएदार आएगा, जिसकी वजह से वैकेंसी आ सकती है। वैकेंसी किसी भी रीज़न से आ सकती है। बट यहाँ पे बोला गया है कि अगर पूरे साल में अगर हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है वो वैकेंट रहा है कुछ टाइम के लिए भी, थोड़े टाइम के लिए भी, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में बोला गया है जहाँ पे वैकेंसी आ गई, हमें कुछ देखना ही नहीं है, जो एक्चुअल रेंट होगा, जो एक्चुअल रेंट होगा वही हमारा जीएबी बन जाएगा। ठीक है। तो वैकेंसी के केस में हमें देखना ही नहीं है। वैकेंसी के केस में एस्टिमेटेड, सॉरी, एक्सपेक्टेड रेंट को चेक ही नहीं करना। ठीक है। ये यहाँ तक हमने जो कंपेयर किया इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, प्रॉपर्टी से हमें कितना रेंट मिल सकता है, तो ये हमें चेक ही नहीं करना है। वैकेंसी के केस में जो एक्चुअल रेंट है वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, चलिए। फिर आता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये क्या है सर? जहाँ पे असेसी खुद घर में रह रहा है, या फिर अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड है, वो घर है उसके पास लेकिन उसमें रह नहीं पा रहा है, घर है लेकिन वो रह नहीं पा रहा है ड्यू टू हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, उसकी वजह से। ठीक है। क्योंकि उसका बिजनेस दूसरी जगह पे है, एम्प्लॉयमेंट दूसरी जगह पे है, या फिर बिजनेस दूसरी जगह, जिसकी वजह से वो जो उसका घर है वहाँ पे वो रह नहीं पा रहा है। मान लीजिए मिस्टर ए है। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। इसका एक घर दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन इसकी पोस्टिंग मुंबई में हो रखी है। जॉब कहाँ करता है? मुंबई। तो सारी फैमिली मुंबई में रहती है, फैमिली के साथ मुंबई में रहता है, और दिल्ली वाला घर खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट पड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो गया। क्यों? एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो जो अनऑक्युपेंसी है वो ड्यू टू बिजनेस अनएम्प्लॉय बिजनेस एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशन होना चाहिए। वो कहीं और रहता है, बिजनेस कहीं और है, प्रोफेशन कहीं और है, एम्प्लॉयमेंट कहीं और है, उसकी वजह से होना चाहिए। तो इस केस में कैसे करेंगे?
इस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसमें बोला गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी वो निल होगी। क्या होगी? जीरो लेंगे हम, जीरो। ठीक है, क्या लेंगे? निल लेंगे। ठीक है, वो खुद ही रह रहा है या अनऑक्यूपाइड है, तो उस केस में हम उसकी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है हम क्या लेंगे? निल लेंगे। सर सारी प्रॉपर्टी में ले लेंगे? उसके पास 4 घर है तो नहीं, सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी तक ले सकते हैं, सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी तक ले सकते हैं, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड। ठीक है, अगर उसके पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उन केसेस के लिए वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं ले सकता है। उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा मान लीजिए असेसी के पास 3 घर है, 3 घर है जो कि अनऑक्यूपाइड या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसमें से 2 को वो अपने हिसाब से मान सकता है कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और एक को हम मान लेंगे डीम्ड लेट आउट, एक प्रॉपर्टी को हम डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी तक एग्जेम्पशन है, उससे ऊपर डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। ठीक है, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस केस में हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लेके चलेंगे? निल मान के चलेंगे। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी तक मिलेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, where the property is self-occupied for own residence or unoccupied throughout the previous year, its annual value will be nil. कोई डाउट नहीं सर? The expression unoccupied property refer to a property which can't be occupied by the owner by reason of his employment, business, profession at a different place. अनऑक्युपाइड क्यों है? क्योंकि उस जो उसका बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, कहीं और है, जहां पे वो रहता है उससे कहीं और डिफरेंट प्लेस पे है। सच अदर प्लेस इन अ बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम, और जहां पे रहता है वो उससे उसकी नहीं है। द बेनिफिट ऑफ nil annual value is available only up to 2 self occupied और unoccupied house property। सिर्फ 2 प्रॉपर्टी तक ही मिलेगी, ये नहीं कि आपके पास 10 घर हैं जिसमें आप नहीं रहते हो तो सबको ही हम मान लेंगे कि निल वैल्यू है ना। 2 घर, सिर्फ 2 घर, उससे ऊपर सबको मान लेंगे कि डिम लेट आउट है, रेंट पे दे रखा है हमने, मान लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। No deduction for municipal taxes is allowed in respect of such property as annual value, means value determined after deduction of municipal taxes। कह रहे हैं कि म्यूनसिपल टैक्सेस की कोई भी वैल्यू डिडक्ट नहीं होगी। अगर उस घर पे जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है कोई म्यूनसिपल टैक्स पे किया है हमने तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, सही बात है सर। एक बात बताइए, जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही जीरो है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही जीरो है, उसमें से हम म्यूनसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो भी क्या ही आएगा हमारा सर? जीरो ही आएगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे भी ये जीरो ही आता आपका। खैर, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हमने पे किए हैं उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जीरो में से आप वैसे भी कुछ माइनस करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव मतलब इनकम टैक्स में जीरो ही होता है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ ईयर, इसमें कौन सा केस है सर? मान लीजिए 1 अप्रैल 23, 31/3/2024, यहाँ से यहाँ तक 31 अक्टूबर 2023 तक 7 महीने लेट आउट था, मतलब रेंट पे था। उसके बाद ऑनर खुद ही रहने लग गया उस प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड, वो खुद ही रहने लग गया। किराएदार को भगा दिया, कहा जाओ तुम, अब मैं रहूँगा, मेरा घर है, ये मेरा घर है। ठीक है, तो इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे?
इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड जो रेंट निकालेंगे हम पूरे साल का लेंगे, जो म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है और स्टैंडर्ड रेंट है, पूरे साल का लेंगे। ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे हम, जैसे अभी तक कंपेयर कर रहे थे वैसे ही चलेंगे। एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितने महीने का मिलेगा इस केस में? 7 महीने का ही मिलेगा। तो इसको कंपेयर करेंगे, जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा, और जो भी उनमें से हायर होगा वो हमारा जीएवी बन जाएगा। कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया था वैसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है सर। इफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ प्रॉपर्टी is self-occupied for a part of year and let out for the remaining part of the year, then expected rent for the whole year shall be taken into the consideration for determining GAV। ठीक है, वैसे भी पूरे साल का ही लेते हैं हम, इसमें भी पूरे साल का लेंगे। The year of for a whole year shall be compared with the actual rent for the let out period, and whichever is higher shall be adopted as GAV। कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल रेंट ही तो क्या है, हाँ एक्चुअल रेंट ही कम आएगा हमारा। एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का ले रहे हैं, वो पहले वाले केस में भी ले रहे हैं, जनरली हम वैसे ही कर रहे हैं। बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, एक्चुअल रेंट बाकी केसेस में 12 महीने का ले रहे थे, यहाँ पे एक्चुअल रेंट 7 महीने का लेंगे। कोई कोई इशू थोड़ी है इसमें। ठीक है। हाउएवर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर अ होल ईयर इज अलाउड एज डिडक्शन। म्युनिसिपल टैक्स भी पूरे साल का ही डिडक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ऐसे केसेस में। ठीक है, ठीक है सर। दिक्कत कहाँ आएगी, सिर्फ वैकेंसी वाले में। वैकेंसी वाले केस में सिर्फ हमें एक्चुअल रेंट लेना है, बाकी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट, अब हम डिस्कस करते हैं जहाँ पे डीम्ड लेट आउट की बात आ गई, वहाँ पे एक्चुअल रेंट तो मिलेगा नहीं हमें, तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा, जैसे कि बोला किसी एसएससी के पास 3 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसमें से कोई भी दो प्रॉपर्टी वो क्या बना सकता है, सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता है, जो उसको अच्छा लगे। 3 में से कोई से भी 2 को वो फॉर द पर्पस ऑफ नील, जिसकी एनुअल वैल्यू नील, दोनों में से 3 में से किसी 2 की वैल्यू नील मान सकता है, और थर्ड को डिम लेट आउट मान सकता है। वो उसके ऊपर है, एसएससी के ऊपर है। तो जिसको लेट आउट मानेगा उसके अगेंस्ट एक्चुअल रेंट तो मिल नहीं रहा, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा वही हमारा एनुअल वैल्यू बन जाएगा। जो हमारा फेयर वैल्यू था उसको म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड रेंट के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। इस केस में अगर म्युनिसिपल टैक्स पे किया है तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, ओके सर। वेयर द assessee owns more than two property for self occupation, then the income from any two properties at the option of assessee, और assessee के पास ऑप्शन है, कोई 3 में से कोई अगर 2 से ज़्यादा है तो उनमें से कोई भी 2 प्रॉपर्टी को वो उन 2 प्रॉपर्टी की वैल्यू नील मान सकता है, और जो बाकी बच गई उनको डिम लेट आउट मान सकता है। Shall be computed under self-occupied property category and their annual value will be nil. The other self-occupied unoccupied property shall be treated as deemed let out property. The option can be changed year after year in manner beneficial to assessee। इसका क्या मतलब है सर, हर साल वो घर चेंज कर सकता है, जो उसके लिए बेनिफिशियल है वो उसके हिसाब से अपने घर चेंज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 है उसके पास, 3 घर है, एक साल इन दोनों को मानता है, अगले साल इन दोनों को मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर सकता है, जो उसको बेनिफिशियल लगे उस हिसाब से वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। इन केस ऑफ डिम लेट आउट द ईयर सेल बी द जीएवी। एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा।
म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। म्युनिसिपल टैक्स जो हमने एक्चुअली में पे करे हैं उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। जब आप डिम लेट आउट मान रहे हो तो उससे रिलेटेड खर्चा भी तो अलाउ करोगे आप, क्या? बिल्कुल सर। तो इस केस में डिम लेट आउट के केस में म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पे किया है तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। किस केस में नहीं मिलेगी? जिस केस में हमारी जीएवी ही जीरो होगी। वो किस केस में होगी सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड केस में बस। ओके, ओके सर। चलिए नेक्स्ट है, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये क्या है सर? ये घर है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर है ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। ये रेंट पे दे रखा है और यहाँ पे ये असेसी खुद रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इस टाइप का केस हो तो क्या करेंगे? इस टाइप का केस हो तो क्या करेंगे? जो जितना एरिया है उसके हिसाब से निकाल लेंगे। इस केस में हमें जो फेयर एंड म्युनिसिपल वैल्यू स्टैंडर्ड रेट पूरे घर का दे रखा होगा, तो जितना भी एरिया होगा एरिया के हिसाब से हम इसको प्रपोर्शनेट कर लेंगे, ठीक है। प्रपोर्शनेट कर लेंगे और जो भी म्युनिसिपल टैक्स होगा उसको भी प्रपोर्शनेट कर लेंगे, ठीक है। और दोनों को अलग अलग करके दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। इसको हम मानेंगे लेट आउट और इसको मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, और अलग अलग यूनिट मान के इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर। इनकम फ्रॉम एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट शेल बी कंप्यूटेड सेपरेटली अंडर द लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द अदर पोर्शन और पार्ट विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड शेल बी कंप्यूटेड अंडर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब एक ही घर है, दो फ्लोर हैं, दोनों को अलग अलग यूनिट मान के सॉल्व कर देंगे। एक को लेट आउट मान लेंगे, एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। Municipal valuation, fair rent, standard rent, if not given separately, shall be apportioned between the let out portion, self occupied portion, either on a plinth area or build up floor area। जो एरिया होगा उसके हिसाब से अलग अलग कर लेंगे, जो एरिया दे रखा होगा उसके हिसाब से इनको अलग अलग कर लेंगे। मान लीजिए वोल हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, मान लीजिए 2 लाख रुपए, और एग्जाम में दे रखा है कि ये दोनों आइडेंटिकल है, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर आइडेंटिकल है, मतलब हाफ हाफ हो गया, तो इसका आधा कर देंगे। 1 लाख ले लेंगे हम लेट आउट के लिए और 1 लाख ले लेंगे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेट आउट के लिए 1 लाख ले लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो प्रपोर्शनेट कर देंगे एरिया के बेसिस पे। Property tax, if given on a consolidated basis, can be bifurcated at attributed each portion or floor on a reasonable basis। जो भी reasonable basis है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स को भी अलग अलग करके फिर कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए चलिए अब नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, जो कि बिल्डर के केस में है। अगर हाउस प्रॉपर्टी को एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रखा है उस केस में क्या होगा सर? उसकी वैल्यू हम नील लेंगे। कब तक लेंगे सर? जिस ईयर में कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, और उसके अगले 2 साल तक नील लेंगे। उसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा वो उसकी फेयर वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इन सम केसेस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग लैंड
may be held as a stock in trade, and the whole or any part of property may not let out during the whole or any part of the previous year. In such a case, the annual value of such property shall be nil. The benefit would be available for a period of up to 2 years from the end of financial year in which certificate of completion of construction of property is obtained from a competent authority. जैसे कि पहले अभी डिस्कस किया था, अगर स्टॉक इन ट्रेड मान रखा है तो उसकी वैल्यू नील होगी, जो एनुअल वैल्यू होगी, लेकिन कब तक? 2 साल तक सर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ही हैज ऑब्टेन्ड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, किस चीज़ का कंप्लीशन सर्टिफिकेट? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया जिस साल में, उस साल के एंड से अगले 2 साल तक उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट जो भी आएगा वो हमारा जीएवी बन जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। फिर cases where notional income is charged to tax instead of real income, वो सारे केसेस जहां पे जो हमारा एक्चुअल रेंट है उसकी जगह एक्सपेक्टेड रेंट को हम जीएवी ले रहे हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहाँ पे सर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ रहा है एक्चुअल रेंट से? वो हो सकता है पहला केस वेयर द असेसी ऑन मोर देन, ये वाला पहला केस ये देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर इफ द एक्सपेक्टेड रेंट एक्सीड द एक्चुअल रेंट, जो हम कंपेयर करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, फिर को फेयर रेंट के साथ, फिर स्टैंडर्ड रेंट, फिर एक्चुअल रेंट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ही ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट कम है, ठीक है, उस केस में एक्सपेक्टेड रेंट हमारा क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। दूसरा, जहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी है, where the assessee on more than 2 house property for the purpose of self occupation, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें वो खुद रहता है। मान लीजिए उसके पास 3 है, तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई, उसके बाद जितनी भी है उसको हम डिम लेट आउट मान लेंगे। डिम लेट आउट में एक्चुअल रेंट कुछ मिलेगा नहीं, वो सारा एक्सपेक्टेड रेंट पे ही जीबी बनेगा, एक्सपेक्टेड रेंट पे ही इनकम टैक्स उस पर चार्ज होएगा। ओके ओके सर। और थर्ड है जहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड एज अ हेल्ड कर रखा है, एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड कर रखा है जैसे ने। ठीक है, ठीक। फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। ये क्या होता है सर? वो रेंट जो हम रियलाइज नहीं कर पाए, जो हम वसूल नहीं कर पाए किराएदार से, उस रेंट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? ठीक है, हम जाते हैं किराएदार के पास मांगने के लिए, वो बोलता है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। तो हमने बहुत कोशिश करी लेकिन रियलाइज़ नहीं करवा पाए, तो उस रेंट का क्या होना चाहिए सर? उस रेंट को सर एक्चुअल रेंट में नहीं लेना चाहिए हमें। लॉ क्या बोलता है इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। द एक्चुअल rent receivable should not include any amount of rent which is not capable of being realized. लॉ ने बोला कि ऐसा कोई भी रेंट जिसको जो मकान मालिक है रियलाइज नहीं कर पा रहा है, वो एक्चुअल रेंट का पार्ट नहीं बनेगा, अब बेचारा मकान मालिक जाता है और किराएदार भगा देता है, कहता है कि मैं नहीं दूंगा, या डरा धमका के भेज देता है मकान मालिक को। तो जो रियलाइज नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाएगा, केपेबल ही नहीं हो रियलाइज होने के, तो उसको हम एक्चुअल रेंट में से माइनस कर देंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी मानेंगे कि वो अनरियलाइज्ड रेंट है जो कि रियलाइज नहीं हो पाएगा। क्या है? दैट टेनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब जिसको हमने किराएदार पे दिया है वो एक लीगली जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो, जिससे हमने किराए पे दे रखा है वो जेन्युइन
किराएदार हो और उसको हमने जनरली रेंट पे दे रखा है। ऐसा ना हो कि हमने अपने ही किसी रिलेटिव को दे दिया और ऐसे ही काम चला रहे हैं। नहीं, टेनेंसी जो होनी चाहिए बोनाफाइड होनी चाहिए। द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेट और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। हमने किराएदार से घर खाली करवा लिया है, या फिर सब कुछ कर लिया लेकिन वो खाली करने को तैयार नहीं हो रहा। हमने सब कुछ करके देख लिया, वो फिर भी तैयार नहीं हो रहा घर खाली करने के लिए। ठीक है, या तो खाली कर दिया है या सारे स्टेप ले लिए हैं उसको बाहर भगाने के लिए, फिर भी नहीं भाग रहा है। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी और प्रॉपर्टी में ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से दिखा दिया कि ये डिफॉल्टिंग है, लेकिन उसको खाली करके दूसरे फ्लैट में उसको शिफ्ट कर दिया। मकान मालिक ने दूसरे फ्लैट में, अपने ही दूसरे फ्लैट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। द assessee has taken all reasonable steps to initiate legal proceeding for the recovery of unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceeding would be useless। असेसी ने सारे रीजनेबल स्टेप्स ले लिए लीगल प्रोसीडिंग के कि किसी तरह रियलाइज हो जाए, फिर भी नहीं हो पाए। या फिर असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दे कि भाई प्रोसीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, प्रोसीडिंग हम केस कर भी देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर कौन होता है सर? जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। तो अब असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप केस कीजिए और केस जीत के आइए और तब जाके आपको क्लेम मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो अनरियलाइज रेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा? जो हमारा एक्चुअल रेंट होगा उसमें से हम जितना रियलाइज नहीं कर पाए अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है? प्रॉपर्टी टैक्स आर अलाउेबल एज डिडक्शन फॉर जीएवी। जीएवी में से माइनस करते हैं हमें पता है, लेकिन कंडीशन दे रखी है क्या? इट शुड बी बोर्न बाय द असेसी ऑनर। जो मकान मालिक है उसको उसका बर्डन बियर करना है। उस ठीक है, जो मकान मालिक है उसको उस टैक्स का बर्डन बियर करना है, प्लस इट शुड बी एक्चुअली पेड। और जो हमारा ये है टैक्स है, म्यूनसिपल टैक्स है, वो एक्चुअली में पे होना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर। अगर पेड नहीं है पेड नहीं है तो इसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। मेरे टाइम पे भी हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया था, तो मैं इस वाले पॉइंट में गलत करके आ गया था। म्यूनसिपल टैक्स दे रखा था, उसमें लिखा हुआ था कि 6 महीने का पे कर रखा है और 6 महीने का पेड नहीं है। अब मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया। म्यूनसिपल टैक्स तो पढ़ लिया था कि हाँ लेस होता है, लेकिन वहाँ पे कंफ्यूज हो गया मैं एग्ज़ाम में कि क्या करूँ, माइनस कितना माइनस करूँ। तो मैंने पूरा ही माइनस कर दिया, जो पेड नहीं था वो भी माइनस करके आ गया था। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो एक्चुअली पेड है सिर्फ उसी को माइनस करना है। अगर पेड नहीं है कुछ भी तो उसको माइनस नहीं करेंगे। एग्जामिनर ऐसे ही कंफ्यूज करता है, 6 महीने का दिखा देगा कि पेड कर दिया, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है, पूरे 12 महीने का ये था, उसमें से 6 महीने पे किए हैं, 6 महीने नहीं किए हैं। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज, क्या करें। हुँ? तो आपको ऐसा कुछ गलती नहीं करना है जो मैंने करी। तो एक्चुअली में जो पेड है सिर्फ उसको लेस करेंगे। ठीक है, जो पेड नहीं है उसको लेस नहीं करेंगे। जिस साल में पे करेंगे उस साल में उसको लेस कर देंगे। मान लीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है, इसका म्यूनसिपल टैक्स हम पे कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर 22-23 का भी साथ में इसके साथ ही कर रहे हैं, पिछले साल नहीं किया था, तो हमें पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा।
इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्रीवियस ईयर है, जिस प्रीवियस ईयर में हम एक्चुअल में पे कर रहे हैं, एक्चुअली में पे कर रहे हैं, चाहे आप 10 साल का इकट्ठा पे कर दो तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नहीं मिला होगा। ठीक है, उस टाइम पे नहीं मिला होगा, वो अब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। If property tax levied by a local authority for a particular previous year are not paid during the year, no deduction shall be allowed into the computation of income from house property for that year. ठीक है। However, if in any subsequent year the arrear are paid, then the amount so paid is allowed at the deduction in computation of income from house property for that year. मतलब सबक्वेंट ईयर में अगर पिछले साल का भी म्यूनसिपल टैक्स पे कर देंगे हम, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी अपने को। ठीक है, ठीक है सर। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑफ दैट कंट्री इन विच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इज डिडक्टेबल। ये चाहे प्रॉपर्टी इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। म्यूनसिपल टैक्स अगर वहाँ पे भी फॉरेन में भी पे करा है, फॉरेन में भी हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी हमने म्यूनसिपल टैक्स पे किया है वहाँ के गवर्नमेंट को, तो भी उस इनकम में से म्यूनसिपल टैक्स लेस हो जाएगा, अगर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हुई तो। ठीक है, ठीक है सर। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड हाउस property for which nil annual value benefit is claimed, deduction of municipal taxes paid is not allowable। ये तो सर वैसे भी अब जीरो में से आप लेस करोगे, जीरो में से कुछ लेस करोगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए, अब एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है ये। एग्जाम्पल 3, Rajesh, a British national, is a resident and ordinary resident in India during the previous year 23-24. He owned a house in London which he has let out at pound 10,000 per month. The municipal taxes paid to the Municipal Corporation of London is 8,000 pound during the previous year 23-24. The value of £1 in Indian rupees to be taken at 95. Compute Rajesh net annual value for the property for AY 24-25। ठीक है, जब हमने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होते हैं उनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। तो राजेश हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है जिसका एक घर लंदन में है और उसको 10,000 पाउंड मिलते हैं हर महीने उससे। उसने 8,000 पूरे साल में म्यूनसिपल टैक्स पे किए वहाँ पे, तो हमें नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस केस में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। जीएवी कितना हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया सर? ये तो पाउंड में है, तो क्या हो गया पाउंड में, इसको कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ में। क्या 10,000 इंटू कितना रुपए दिया है, 95। एक महीने का है, 12 महीने का कितना हो गया, 10,000 इंटू 95 इंटू 12, 114,000,000। ठीक है, उसमें से हम लेस कर देंगे म्यूनसिपल टैक्स पेड 8,000 इंटू 95, 76,000,000। ठीक है, माइनस कीजिए, इसमें से कितना आता है, 106,400,000। ये हमारे निकल के आ गया नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है,
तो ऐसे हमें नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब इसके आगे और कैसे डिडक्शन क्लेम करनी है हमें, इसके बाद हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और माइनस करनी है, उसके बाद हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। तो आज की क्लास में यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके, टेक केयर, गुड बाय।